ठीक है। तो जो हमने आर्टिकल 29 में पढ़ा है कि भाषाई और धार्मिक आधार पे सुरक्षा का अधिकार दिया गया उनको, ठीक है ना। लेकिन वो अल्पसंख्यक को वहां शब्द नहीं लिखा गया था, वो सबके लिए लिखा गया था कि नागरिक के किसी भी अनुभाग को, मतलब किसी भी सेक्शन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सेक्शन का मतलब है कि चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको अपनी भाषा संस्कृति सुरक्षा करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 30 में वो अधिकार के अंदर अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार दे दिए गए कि आपको अपनी धर्म और भाषा सुरक्षा करने के लिए ये अधिकार दिए जा रहे हैं, निम्नलिखित अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 के अंदर अल्पसंख्यकों को दे दिए गए, क्या दिए गए? सभी अल्पसंख्यकों को वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार। मतलब अगर कोई मुस्लिम समुदाय का है तो मदरसा अपना बना सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो है, अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी भी संपत्ति को अगर के लिए अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे, ठीक है। अगर राज्य किसी का संपत्ति ले रहा है, किसी की संपत्ति ले रहा है, तो ये चीजें क्या बोलते हैं, जो भी जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति ले रहा है तो उसके लिए उसको क्षतिपूर्ति रकम देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति रकम देनी पड़ेगी। इस उपबंध 1948 के 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त कर दिया। मतलब 44वें संशोधन में दो चीजें हुई थी। एक चीज क्या हुई, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, उसको उठा के डाल दिया गया संवैधानिक अधिकार में, लीगल में। और दूसरा क्या हुआ कि आर्टिकल इसमें दूसरा जोड़ दिया गया कि कोई भी संपत्ति अगर राज्य लेती है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की, तो उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे, एक निर्धारित पैसा देना पड़ेगा। और तीसरा क्या है इसके अंदर कि राज्य जो है आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा अल्पसंख्यक संस्थानों को, ठीक है। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों धार्मिक और भाषाई की सुरक्षा, अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अनुभाग के लिए नहीं है। 29 में देखा किसी भी अनुभाग के लिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है। यहाँ अल्पसंख्यक शब्द लिख दिया गया है, हालांकि इस शब्द अच्छा। को परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम अगर हम संविधान देखते हैं, संविधान में क्या लिखा गया था? संविधान में लिखा गया है कि देखो 28, 29, 13 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29वां अधिकार क्या था? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के रक्षण। इसमें लेकिन लिखा क्या गया था? भारत के राज्य क्षेत्र या इसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, ठीक है, किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। इस वाले में धर्म की बात नहीं हुई थी, ठीक है, ना धर्म की ना जाति की। इसमें क्या था? भाषा और लिपि और संस्कृति, ठीक है ना, भाषा लिपि और संस्कृति की बात हुई थी। दूसरे में क्या कह दिया गया? लेकिन दूसरे में क्या कह दिया था? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए नागरिक को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। किस आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पे। देखो लक्ष्मीकांत ने मूलवंश नहीं लिखा वहां पे, ठीक है, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इन चार आधारों पे उसको रोका नहीं जाएगा कि आप इस शिक्षा, जैसे आप जामिया में जाते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है? एक तरह से अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू समुदाय से कोई व्यक्ति या जैन या सिख समुदाय से व्यक्ति कोई जा नहीं सकता, उसको रोक दिया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसको रोक नहीं सकते हैं, ऐसे किसी शिक्षा संस्थान में रोक नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। 30वां आर्टिकल क्या था? तो 29 में क्या था? भाषा और भाषा लिपि के आधार पे था, ठीक है। और 29 के 2 में क्या था कि किसी को रोका नहीं, किसी नागरिक को रोका नहीं जाए। तो ये समूह के अधिकार थे, ये व्यक्तिगत अधिकार थे वाले। 30 के अंदर क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या लिखा गया? धर्म और भाषा पर आधारित। यहाँ क्या लिखा गया? अल्पसंख्यक दो तरह के दिए गए हैं, यहाँ पे कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ पे अल्पसंख्यक लिख दिए गए हैं, धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक, ठीक है। वो अल्पसंख्यक जो धर्म और भाषा पे आधारित हैं, वो अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा उनको, समझ गए? तो ये 30 में लिख दिया गया धर्म इसमें और तो बड़ा भाषा। 29 और 30 शॉर्टकट दे दिया है। हाँ, उसमें समझाया हुआ है ना, मतलब कि शॉर्टकट नहीं हम्म। है ये, यही था है, लेकिन उसमें समझाया हुआ। अभी 30 में क्या और है ना आगे, ठीक है। ओ। 30 का आगे क्या है कि एक का खंड एक में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित
या प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्यभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो। मतलब यहाँ देखो साफ साफ समझा दिया गया है कि उसको इतनी, अगर आप किसी शिक्षा संस्थान, अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षा संस्थान है उसने स्थापित किया है और राज्य अगर उसका अर्जन करना चाहता है, उसको लेना चाहता है, तो उसको ऐसी संपत्ति के लिए एक विधि बनानी पड़ेगी। उस विधि में इतनी रकम देनी पड़ेगी, इतनी रकम होनी चाहिए, रकम इतनी होनी चाहिए ताकि उसका अधिकार का खंडन ना हो। मतलब उस रकम को लेके वो अपनी दूसरी जगह शिक्षा संस्थान खोल ले। ठीक है ना। मान लीजिए उस जगह पे मेट्रो रेल जानी है, इस जगह से मेट्रो रेल जानी है, तो इसको हटाने के लिए बोला गया, तो उसको इतनी रकम देनी पड़ेगी कि ये शिक्षा संस्थान वो कहीं और जाके खोल ले। ऐसा नहीं कि उसका, मान लीजिए ये शिक्षा संस्थान की अब कीमत मान लीजिए 25 लाख है, इतना बनाने में 25 लाख लगेगा, लेकिन वो राज्य क्या कह रही है, तुम 10 लाख लो और निकलो यहाँ से। तो नहीं, उसको इतना रकम दो ताकि वो दूसरी जगह अपना बनाए, ताकि उसका अधिकार का खंडन ना हो, अधिकार निराकृत ना हो। ठीक है, यहाँ अच्छे से समझा दिया गया है, लक्ष्मीकांत से भी थोड़ा सही से समझाया गया। ठीक है, तो ये बाद में ऐड हुआ था, 44वें संशोधन में ऐड हुआ था। ठीक है, एक का है ये 30 के एक का भाग है। ठीक है ना। अब 30 का 2 क्या कहता है, 30 का 2 कहता है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के वर्ग का है। ठीक है, शिक्षा संस्थान को अगर सहायता देनी है तो कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर, धर्म या भाषा के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना। ये 30 आर्टिकल था, 30 आर्टिकल में तीनों चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब दोबारा लक्ष्मीकांत पे आते हैं एक बार। तो ये चीज हम क्लियर होगी ना आपको यहाँ तक। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। किस प्रकार की 3 संस्थाएं थी, अभी डिटेल में दिया गया है। किस प्रकार की 3 संस्थाएं थी, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, जो राज्य से आर्थिक सहायता ले रही हैं, और ऐसे संस्थान जो मान्यता प्राप्त हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है उनको, या ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता नहीं लेते, बिल्कुल अलग है। ठीक है, मान लीजिए कि सिख समुदाय ने एक संस्थान खोला, तो हो सकता है कि वो राज्य से आर्थिक सहायता ले रहा हो या मान्यता प्राप्त हो, या हो सकता है कि आर्थिक सहायता नहीं ले रहा हो, सिर्फ मान्यता प्राप्त हो, या हो सकता है कि दोनों ना हो, ना मान्यता प्राप्त हो ना आर्थिक सहायता ले रहा हो। ये सब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की कैटेगरी में आएगा। तो पहले और दूसरे शिक्षा संस्थानों के लिए में राज्यों के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, साफ सफाई, मतलब इन दोनों के लिए जिसमें या तो पैसा ले रहा है और मान्यता प्राप्त है, या फिर मान्यता प्राप्त है, तो इन दोनों शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान क्यों ना हो, इन दोनों तरह के शिक्षा संस्थानों में उसको राज्य के अनुसार कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि राज्य पैसा दे रहा है ना, उसको आर्थिक सहायता दे रहा है या फिर मान्यता दे रहा है उसको, तो राज्य के अनुसार कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस राज्य के अकॉर्डिंग होगा, शैक्षणिक स्टैंडर्ड जो होंगे, शिक्षा के मानक जो होंगे वो राज्य के अनुसार होंगे, सफाई व्यवस्था ये सब राज्य के अनुसार होगा। ठीक है, लेकिन तीसरे प्रकार में जिसमें कि वो शिक्षा संस्थान ना तो मान्यता ले रहा है ना ही सहायता ले रहा है आर्थिक, तो ऐसे में वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, लेकिन जो सामान्य कानून है वो लागू होंगे उस पर भी। ठीक है, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, मतलब टैक्स तो देना ही पड़ेगा, आर्थिक विनियम, ये सब नॉर्मल कानून लागू होंगे। सिर्फ उसका प्रशासन जो होगा उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा वो। ठीक है ना, सिर्फ अपने प्रशासन के लिए वो अल्प शिक्षक शिक्षा संस्थान पूरी तरह स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये चीजें कहाँ से आई, ये चीजें जब धीरे धीरे संविधान सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करी तो उसके बाद धीरे धीरे आती गई। ठीक है, संविधान में 30 के 3 ही आर्टिकल लिखे, 30(1) का और 30(2). ठीक है ना, वो तीन आर्टिकल हैं। और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कितने प्रकार के होंगे, किसको कितना, किसमें कितना सरकार, राज्य किसमें कितना हस्तक्षेप कर सकती है, उसको लेके अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने कई बार व्याख्याएं दी है। तो जो शिक्षा संस्थान आर्थिक सहायता या मान्यता ले रहे हैं या सिर्फ मान्यता ले रहे हैं, उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है उसके प्रशासन में, लेकिन जो नहीं ले रहा उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता प्रशासन में, उसके प्रशासन में। हाँ, लेकिन इसको अपने नॉर्मल कानून तो मानने ही पड़ेंगे, जैसे श्रम कानून, वहां किसी को अगर नौकरी रख रहा है तो उसको न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा, अगर वो कमा रहा है उससे तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कानून उसको मानने पड़ेंगे बाकी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ मनकारा, ये केस था, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। ठीक है, कैथोलिक कॉलेज था ये,
मतलब जो कैथोलिक कॉलेज कौन सा होता है, जो ईसाइयों वाला कॉलेज होता है ना, वो कैथोलिक कॉलेज था ये, ठीक है। ये केस आया था 2007 में। इसके फैसले में क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संबंधी सामान्य सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में प्रस्तुत किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, उसने क्या कहा, शैक्षिक संस्थानों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। कौन कौन से अधिकार शामिल है, इस अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपना शासी निकाय, यानी कि अपनी गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, मतलब कैसे प्रशासन करे, अंदर शासन कैसे करे उस संस्थान का, उसको चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो, जिसने संस्थापना की है कि वह वेट संस्थान को भली भांति चला सकेगा। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है उनको कौन कौन से अधिकार होंगे, ठीक है, कौन कौन से अधिकार होंगे। उसने कहा कि अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार, जैसे कि जो मान लीजिए एक शिक्षा संस्थान खोला गया, वही अल्पसंख्यकों ने खोला था, उसके संस्थापक 4-5 संस्थापक थे उसके, उन्होंने एक स्कूल खोला, ठीक है। इसका गवर्निंग बॉडी कौन होगा, जो इसको चलाए, उसको चुनने का अधिकार इन्हीं को होगा, सिर्फ इन्हीं को, ठीक है ना। शिक्षा कर्मचारी और शिक्षकेतर कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे होंगे संस्थान में, उसको उसको नियुक्त करने का, और अगर वो कुछ गलती करते हैं उसको निकालने का अधिकार भी उसी को होगा, ठीक है ना, उस संस्थान को ही होगा। फिर अपनी पसंद के अहर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना और एक अच्छा शुल्क ढांचा बनाना, फीस स्ट्रक्चर बनाना, ये भी अधिकार उन्हीं को होगा। अपनी संपदा, जो उनकी संपत्ति है, परिसंपत्ति है, उसको कैसे यूज करें संस्थान के हित के लिए, वो अधिकार भी उन्हीं को होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो आपको उसने क्या दिया आपको, ये इस केस के अंदर क्या क्या चीजें आई थी, तो पहले में तो अधिकार दे दिए गए, ठीक है, ये अधिकार होंगे। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है। इसलिए नहीं कि उनके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए है ताकि वो बहुसंख्यकों के बराबर आए, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ दिया जा रहा है। तो अगर किसी मदरसे में किसी को मदरसा स्थापित करने का अधिकार है, उसको अपनी तरह चलाने का अधिकार, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको लाभ दे रहे हैं कोई, इसका मतलब ये है कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं, जो उनके समुदाय के बच्चे हैं, वो भी अपनी तरह से पढ़ लिख के आगे आए, ठीक है। हो सकता है वो स्कूल नहीं जाना चाहते हो सकता है इंग्लिश मीडियम में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने बच्ची लड़कियों को ऐसे स्कूल में ना भेजे जहाँ पे ड्रेस कोड हो अलग, हो सकता है वो अपने बच्चों लड़कियों को ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ पे ड्रेस कोड हो, हिजाब पहनना, वही सब चले, ठीक है। तो कम से कम उनका मकसद क्या है, कम से कम स्कूल तो भेजे, ठीक है। तो इसलिए वो अधिकार दिए गए हैं, ऊपर नीचे रखने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं कि लाभ दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि वो बराबर आ जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है, ठीक है। देश का सामान्य कानून जो भी है, जो राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इस सब से संबंधित सब पर लागू होगा, वो अल्पसंख्यक संस्थान पर भी लागू होगा। देश के सामान्य कानून है वो सब पे लागू होंगे, वो अल्पसंख्यक संस्थान पर भी लागू होंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या आबाद नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पूरी अधिकार उनको दिया गया है। न ही इनके अंतर्गत कुप्रबंधन का अधिकार है। प्रबंध करने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुप्रबंधन करने का अधिकार है। अगर उनको अधिकार दिया गया है कि आप अपने लिए शिक्षा संस्थान बनाओ और अपने हिसाब से उसका प्रबंधन करो, मैनेज करो, इसका मतलब ये नहीं कि मिस मैनेज करने लग जाए वो। जब मिस मैनेजमेंट होगा तो राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो हस्तक्षेप करेगा उसके अंदर, ठीक है। राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो हस्तक्षेप करेगा। मान लीजिए कि एक किसी समुदाय में, धार्मिक समुदाय ने एक स्कूल खोला, किसी भी धार्मिक समुदाय का स्कूल है, और उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि वो धर्म के आधार पर खोला गया है, तो उसमें क्या है, भेदभाव अगर वो करने लग जाए बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ भेदभाव करने लग जाए, तो यहाँ पे राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना। तो कुप्रबंधन नहीं कर सकता, प्रबंधन करने का मतलब है कुप्रबंधन नहीं करना। शैक्षिक चरित्र, मानक और अकादमिक उत्कृष्टता, मतलब कि मेरिट, ये सब चीजों अच्छा पढ़ाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए उसको उपाय किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, अगर उसे कार्य कुशल और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, अगर उस संस्थान को कार्य कुशल और मजबूत बनाने की आवश्यकता है तो राज्य प्रशासन पर भी नियंत्रण कर सकता है, ठीक है ना। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए, अर्हता और योग्यता के निर्धारण के लिए, नियम के साथ कर्मचारी की सेवा शर्तें, ये सब चीजें, जो कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न ना हो, इसके लिए भी सरकार उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।